नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2 फरवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। महंगी पड़ सकती है वीडियो कॉल, अनजान लोगों से दोस्ती न करें स्वीकार, झांसा देकर ठग रहे शातिर। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती महंगी पड़ सकती है। साइबर ठग अब वीडियो कॉल के झांसे में फंसाकर लोगों ठग रहे हैं। साइबर सेल शिमला ने सेक्सटॉर्शन को लेकर एडवाइजर जारी की है। ऑनलाइन की इस दुनिया में मामलों के सामने आने पर पुलिस ने उपभोक्ताओं को अलर्ट जारी कर इसके शिकार होने से बचने के लिए जानकारी रखने का आह्वान किया है। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन तब होता है जब कोई धोखेबाज आपकी निजी और संवेदनशील सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने की धमकी देता है। जब तक आप उनकी पैसों की मांगों का पालन नहीं करते हैं, वह आपकी फोटो वीडियो को आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भेजकर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे सकता है। सेक्सटॉर्शन ऑनलाइन दुर्व्यवहार का एक रूप है जिसमें साइबर अपराधी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, एसएमएस, ऑनलाइन डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पोर्न साइट्स आदि जैसे विभिन्न चैनलों का उपयोग करता है ताकि उपयोगकर्ताओं को अंतरंग वीडियो ऑडियो चैट में लुभाया जा सके और उन्हें पोस्ट दिया जा सके। नग्न या उनसे खुलासा करने वाली तस्वीरें प्राप्त करता है। जालसाज बाद में इस सामग्री का उपयोग पीड़ितों को परेशान करने, शर्मिंदा करने, धमकी देने, शोषण करने और ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर ठगों का उद्देश्य दुर्व्यवहार, शोषण, उत्पीड़, सार्वजनिक अपमान की धमकी, दिमागी परेशानी, अपराध करने का तरीका, धोखेबाज अलग अलग तरीकों से पीड़ित व्यक्ति को अंतरंग सामग्री साझा करने के लिए लुभाने की कोशिश करते हैं। सेक्सटॉर्शन से खुद को कैसे बचाएं? कभी भी अपनी कोई भी समझौता करने वाली इमेज, पोस्ट, वीडियो किसी को भी साझा न करें, चाहे वे कोई भी हो। याद रखें कि इंटरनेट कभी नहीं भूलता या माफ नहीं करता। अगर आपने एक बार कुछ साझा किया है तो वह हमेशा के लिए नेट पर मौजूद रहेगा। किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती के लिए कभी भी स्वीकार या अनुरोध न करें। प्रदेश में एनआरआई को सलाह देंगे एक्सपर्ट, उद्योग मंत्री ने की एनआरआई औद्योगिक सलाहकार परिषद बनाने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एनआरआई के साथ निवेश के अवसरों के लिए रणनीतिक बातचीत शुरू की है। गहन विचार विमर्श के बाद उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एनआरआई हिमाचल प्रदेश औद्योगिक सलाहकार परिषद के निर्माण की घोषणा की। यह परिषद राज्य में नए निवेश के अवसर तलाशने के लिए सभी एनआरआई हिमाचलियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेगी। गुरुवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल यूएई निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा की। सदस्यों ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और संयुक्त अरब अमीरात में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। व्यापक विचार विमर्श के बाद और हिमाचल यूएई निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के आदेश पर यह पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए सभी एनआरआई हिमाचलियों के साथ निरंतर बातचीत की आवश्यकता है। उद्योग मंत्री ने निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य के साथ राज्य में निवेश में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उद्योग मंत्री ने राज्य में तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों के रूप में पर्यटन, आयुष, आईटी, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कई संभावित निवेशकों ने हिमाचल प्रदेश में निवेश करने में रुचि व्यक्त की है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम ने बताया कि एमओयू में 2600 की राशि शामिल है। इस यात्रा के दौरान एचआईएम की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात निकाय और एक प्रयास अपनों के लिए संगठन के सदस्यों ने राज्य सरकार से प्रदेश में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता व रोजगार क्षमता के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का अनुरोध किया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने एक निजी भूमि बैंक के निर्माण की तत्काल आवश्यकता और सिंगल विंडो पोर्टल के भीतर कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के प्रावधानों पर जोर दिया है। इन पहलों के महत्व को पहचानते हुए उद्योग मंत्री ने इन सुविधाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कुककमहल को भी मैटरनिटी लीव, इस योजना के तहत 21,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। स्कूलों में दोपहर का खाना यानी मिड डे मील तैयार करने वाली कुककमहल को अब मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव का भी फायदा मिलेगा। हिमाचल सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने कुक महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार 180 दिन के लिए मेहनताना समेत छुट्टी का प्रावधान लागू किया है। 2 अथवा इससे ज्यादा बच्चों वाली कुक को प्रसूता छुट्टी का फायदा नहीं मिल सकेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं के बच्चों को दोपहर भोजन मिड डे मील तैयार करने व परोसने के लिए करीबन 21,000 कुककमहल पर सेवाएं देती हैं। इन्हें मेहनताना 4,000 रुपए ही दिया जाता है और वो भी सिर्फ 10 महीने तक। ऐसे में कुक को गर्भावस्था के बेहद संजीदा दिनों में भी काम करने की मजबूरी होती है और प्रसव के दिनों में छुट्टी लेने पर वेतन में कटौती होती रही है। देश भर में मिड डे मील का प्रावधान 2005 में लाया गया। उस दौरान आंगनबाड़ी सेंटरों में खाना तैयार किया जाता रहा, जबकि 2007 से स्कूलों की किचन में खाना तैयार करने का नियम बनाकर कुककमहल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मिड डे मील कुक की ओर से मेहनताना समेत प्रसूता छुट्टी की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। मेडिकल के साथ करना होगा आवेदन। डिलीवरी के लिए 180 दिन की वेतन सहित छुट्टी का फायदा लेने के लिए कुक को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ स्कूल हेड के जरिए डीओ एलिमेंट्री को देना होगा, जहां से इसकी मंजूरी के लिए मुख्य दफ्तर पर भेजा जाएगा। वहीं प्रसूता छुट्टी पर जाने वाली कुक के बाद स्कूल में उपलब्ध अन्य कुककमहल की गिनती दर्ज करनी होगी। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। पीडब्ल्यूडी को केंद्र से मिले 72 करोड़, बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर पाएगा महकमा। पीडब्ल्यूडी को केंद्र से 72 करोड़ रुपए की मदद मिली है। इस मदद से बरसात में बर्बाद हुई सड़कों का सुधार हो पाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में गत बरसात के दौरान भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 72 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी तथा इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मंडलों को इस आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार व मरम्मत के लिए NDRF तथा SDRF के तहत अभी तक 259 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा चुकी है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त मुख्य सड़कें रिकॉर्ड समय में बहाल की गई। विशेष तौर पर विभाग ने सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया, जिससे सेब उत्पादकों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास तथा सड़कों के रखरखाव के लिए विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी हुई राशि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में मिल चुके हैं। 259 करोड़ हर विधानसभा क्षेत्र को 1 करोड़ रुपए का प्रावधान। पौंग डैम में बर्ड फेस्टिवल का आगाज, स्कूल के छात्रों ने हासिल की वन्य प्राणियों की जानकारी। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ अभयारण्य स्थल में गुरुवार को तीसरे बर्ड फेस्टिवल का आगाज हो गया है। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ अभयारण्य स्थल में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वन्य प्राणी प्रभाग वन विभाग कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय वन सेवा अधिकारी उप अरण्यपाल हमीरपुर रिजनोल्ड रॉयस्टन ने वन्य प्राणी मंडल ने विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों व अन्य को पौंग डैम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वन्य प्राणियों के संरक्षण में सभी अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली को भी रवाना किया गया। विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थियों एवं अन्य प्रतिभागियों को पक्षी पहचान सिखाने के लिए बर्ड वॉचिंग का भी आयोजन किया गया। यह बर्ड फेस्टिवल 2 फरवरी तक रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, क्रॉसवर्ड, बर्ड आइडेंटिफिकेशन और वन्य प्राणी संरक्षण पर किए गए कार्यों पर विभिन्न प्रेजेंटेशंस का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर चलेगा कांग्रेस का 100 डेज अभियान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने कहा कि हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में एससी वर्ग के 74% मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिए हैं। लोकसभा चुनाव में भी इस वर्ग का साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की थी, लेकिन भाजपा ने इस वर्ग की हमेशा अनदेखी की। वह गुरुवार को शिमला में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यवार आरक्षित सीटों के चुनावी समीकरणों पर एक-एक कर चर्चा की गई। सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने पक्ष रखे। फैसला किया गया कि अगले 100 दिन में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी एकजुट होकर फील्ड में काम करेंगे। नेतृत्व विकास योजना के तहत किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, कैसे नए सदस्य जोड़े हैं, इसको लेकर भी चर्चा की गई। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए देश में आरक्षित लोकसभा की 131 सीटों के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को राजधानी में रणनीति बनाई। इनमें अनुसूचित जाति की 47 और अनुसूचित जनजाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। युवा नेतृत्व तैयार करने, नेतृत्व विकास योजना के तहत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और नए सदस्य जोड़े पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में एससीए, एसटीए, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डा के राजू भी मौजूद रहे। हिमाचल के एससी विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने बैठक का संचालन किया। दलित कांग्रेस डोनेट फॉर न्याय कैंपेन को भी लॉन्च किया गया। योजना की समीक्षा के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डा कर्नल धनीराम शांडिल, युवा सेवाएं मंत्री यादविंदर गोमा, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार,
CPS मोहन लाल ब्राक्टा, किशोरी लाल भी मौजूद रहे। गीता कपूर SJVNL की अध्यक्ष, कंपनी में बतौर पहली महिला अधिकारी ने संभाला पद। SJVNL को पहली महिला अध्यक्ष मिल गई हैं। हाइड्रो CPSI का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में गीता कपूर को इस पद पर तैनात किया गया है। गीता कपूर अध्यक्ष के साथ ही प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी संभालेंगी। गीता कपूर ने वर्ष 1992 में SJVNL को ज्वाइन किया, तब वह कंपनी में शामिल होने वाली पहली महिला कार्मिक अधिकारी थीं। कार्यभार ग्रहण करते समय गीता कपूर ने गत सभी उन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के प्रति उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया, जिन्होंने SJVNL में शक्ति और परिपक्वता का संचार किया तथा कंपनी को अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा तक पहुंचाया। उन्होंने SJVNL को भविष्य में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए शुभकामनाएं दी। SJVNL में 31 वर्षों से अधिक की समर्पित सेवाओं के साथ गीता कपूर के पास मानव संसाधन, सिविल निर्माण और सिविल अनुबंध के क्षेत्र में सर्वांगीण अनुभव है। मानव संसाधन में अपने अमूल्य अनुभव के साथ गीता कपूर ने नीतियां बनाने, मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित करने और यूनियनों के साथ वेतन निपटान का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जनवरी 2024 में कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क सूची में पहुंचाया। वर्तमान में गीता कपूर SJVN के पंजीकृत ट्रस्ट CSR फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। 8 अप्रैल 1964 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मी गीता कपूर ने वर्ष 1992 में अधिकारी के रूप में SJVN में अपनी यात्रा आरंभ की। शादी का झांसा देकर किया युवती का शारीरिक शोषण, पुलिस के पास पहुंचा मामला। हरिपुर पुलिस थाना के एक नजदीकी गांव में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। मामला पुलिस में पहुंच चुका है, जिस पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए देहरा अस्पताल भेजा है। पुलिस थाना क्षेत्र हरिपुर के तहत निकटवर्ती एक गांव में यह वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता युवती 19 को आरोपी ने झांसा दिया था कि वह उसके साथ शादी कर लेगा तथा उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी उसी गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी दिसंबर महीने से युवती के साथ शोषण कर रहा है। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार को युवती अचानक अपने घर से लापता हो गई। काफी छानबीन करने के उपरांत भी जब घर वालों को वह न मिली तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरिपुर थाना में दी, लेकिन गुरुवार को युवती को घर वालों ने खुद ही ढूंढ निकाला तथा उसने अपनी मां को अपने साथ हुए सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। युवती की मां ने पुलिस थाना हरिपुर में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी के साथ शोषण हुआ है। हालांकि पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आएगा। बहरहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के उपरांत पीड़िता को मेडिकल के लिए देहरा अस्पताल भेजा है। DSP देहरा अनिल कुमार ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला पुलिस थाना हरिपुर में दर्ज हुआ है। पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। TNC में हुई पहली सफल पूर्ण एंडोस्कोपिक सर्जरी, चलने फिरने में असमर्थ था 50 वर्षीय मरीज। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग ने पूर्ण एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी का सफलतम ऑपरेशन किया। चंबा का एक 50 वर्षीय व्यक्ति पिछले 1 महीने से स्लिप डिस्क की समस्या से जूझ रहा था और उसको चलने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसने टांडा अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के विशेषज्ञ न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार को अपनी इस समस्या से अवगत करवाया।
मरीज को चेक करने के बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी। सोमवार को उनका पूरा ऑपरेशन इंडोस्कोपिक, दूरबीन, लेजर स्पाइन डिस्क रिमूवल सर्जरी सिंगल स्टिच के साथ उनकी पीठ का सफल ऑपरेशन न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार और उनकी एक टीम ने कर दिया। एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर भानु गुप्ता, डॉक्टर महेश सहित शल्य चिकित्सा से ओटी स्टाफ नर्स संदीप और मधु द्वारा भी सहायता प्रदान की गई। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज बिल्कुल ठीक अवस्था में आ गया। उसी शाम को उन्हें दर्द मुक्त स्थिति में 2 दिनों के बाद बुधवार को छुट्टी दे दी गई। हिमाचल में यह एकमात्र सुविधा है और टांडा मेडिकल कॉलेज में पहली बार इस तरह की थेरेपी शुरू की गई है। चिकित्सा की इस विद्या की शुरुआत से निश्चित रूप से राज्य के लोगों को लाभ होगा और मरीजों के लिए आशा की किरण बनेगी। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी ने सफल सर्जरी की बधाई देते हुए स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए न्यूरोसर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग न्यूरोसर्जरी प्रक्रियाएं और माननीयों के निरंतर सहयोग व प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, कैबिनेट मंत्री रैंक व चेयरमैन HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RS वाली का भी धन्यवाद किया। फुल एंडोस्कोपिक लेजर स्पाइन सर्जरी क्या है? यह मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन MIS सर्जरी का विकसित रूप है, जहां एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, 1 सेंटीमीटर से कम जगह को बनाया जाता है और एंडोस्कोप डाला जाता है और स्लिप डिस्क को हाई के नीचे हटा दिया जाता है। परिशुद्धता और आवर्धन। रेडियो फ्रीक्वेंसी जांच लोकप्रिय रूप से लेजर के रूप में जाना जाता है का उपयोग किया जाता है। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए ओपन सर्जरी की तुलना में एंडोस्कोपिक या लेजर स्पाइन सर्जरी के लाभ। त्वचा पर छोटा चीरा, 1 सेंटीमीटर से कम, ऑपरेशन के बाद की अवधि में दर्द कम होना, काम पर जल्दी जुटना, खून की नगण्य हानि, रीढ़ की संरचनाओं को कम नुकसान, उच्च परिशुद्धता और आवर्धन। प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रहा केंद्रीय अंतरिम बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट देशवासियों और हिमाचल की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहा है और यह प्रदेशवासियों को निराश करने वाला बजट है। इसे पिछले बजट का दोहराव करार देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट भाषण में कोई भी नई बात नहीं कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत बरसात में हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेशवासियों को केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, लेकिन इसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि रेल नेटवर्क के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हिमाचल का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरित ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की बात कही गई है, किंतु इसके लिए कोई स्पष्ट रोडमैप का उल्लेख उनके अभिभाषण में नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए कर में कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि LPG की कीमतों में वृद्धि की गई है और आमजन के लिए डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय इस बजट में केवल पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.8 लाख करोड़ तक पहुंचने के बावजूद आयकर तथा अन्य करों में कोई भी अतिरिक्त रियायत नहीं दी गई है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य जहां मेट्रो रेल शुरू नहीं की जा सकती, वहां के लिए किसी भी तीव्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी किसी नई पहल का जिक्र नहीं किया गया है।
राशन कार्ड धारक अब 29 फरवरी तक करवा सकेंगे ई-केवाईसी, खाद्य आपूर्ति विभाग ने बढ़ाई तारीख। प्रदेश के राशन कार्ड धारक पर अब 29 फरवरी तक ई-केवाईसी करवा सकेंगे। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु उपभोक्ताओं के राशन कार्यों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। साथ ही ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। विभाग द्वारा आधार संग या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित गया था। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी कई उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। ई-केवाईसी न होने के कारण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए आधार संग या पंजीकृत व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 29 फरवरी 2024 तक बढ़ाया जा रहा है। यदि कोई उपभोक्ता अपना आधार राशन कार्ड के साथ पंजीकृत व ई-केवाईसी 29 फरवरी 2024 तक नहीं करवाता है तो उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार पंजीकरण व ई-केवाईसी करवाने के बाद ही राशन कार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने प्रदेश के समस्त जिला नियंत्रकों, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों, निरीक्षकों को आदेश दिए हैं कि समस्त उपभोक्ताओं के आधार को राशन कार्ड से जोड़े, ई-केवाईसी तथा मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से 29 फरवरी 2024 तक पूरा करवाना सुनिश्चित करें। प्रदेश में 3 माह में रिकॉर्ड 89,091 इंतकाल और 6,029 तकसीम के मामलों का हुआ निपटारा। सीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहली बार आयोजित की जा रही राजस्व लोक अदालतों से लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्य में गत लगभग 3 माह में विशेष अभियान के दौरान इन अदालतों के माध्यम से इंतकाल के रिकॉर्ड 89,091 मामले और तकसीम के 6,029 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी माह में ही विभिन्न राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से इंतकाल के 23,159 मामले और तकसीम के 1,958 मामलों का निपटारा किया गया। जनवरी माह के दौरान इंतकाल मामलों का निपटारा करने में प्रदेश का जिला कांगड़ा अग्रणी रहा। यहां 6,121 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया। जिला मंडी में इंतकाल के 3,212 मामले और जिला ऊना में 2,289 इंतकाल मामलों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में तकसीम के रिकॉर्ड 543 मामले निपटाए गए। जिला कांगड़ा में तकसीम के 464 और जिला मंडी में 303 मामले निपटाए गए। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 से विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया और लोगों को बड़े स्तर पर राहत के दृष्टिगत अब हर माह के अंतिम 2 दिवस में इन लोक अदालतों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य लंबित राजस्व मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को बार बार राजस्व कार्यालय में जाने की आवश्यकता न पड़े। राजस्व लोक अदालतों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया आंकड़ों के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी बयां कर रही है। 3 माह की अल्प अवधि के भीतर ही रिकॉर्ड संख्या में लंबित राजस्व मामलों का प्रभावी निपटारा सुनिश्चित हुआ है। राज्य में यह पहली बार है कि लंबित राजस्व मामलों के समाधान के लिए मिशन मोड पर अभियान चलाया गया, जिसके ठोस परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी एवं लोक सुलभ निर्णयों से ही बेहतर शासन व प्रशासन प्रदान किया जा सकता है
और प्रदेश सरकार जन शिकायतों के तीव्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन से जुड़ने और जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार इसी का परिणाम है। पांगी किलाड़ में 1 फीट ताजा हिमपात, 19 पंचायतों का संपर्क कटा, मुछ गांव में हिमखंड का खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी किसानों व बागवानों के लिए संजीवनी बनी हुई है। वहीं उधर जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में वीरवार को रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। घाटी के मुख्यालय किलाड़ में 1 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। वहीं उपरले क्षेत्रों में 2 फीट के करीब ताजा हिमपात हुआ है। घाटी का शेष दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। मौजूदा समय में घाटी के 19 पंचायतों के लोग घरों में कैद हो गई है। बिजली व्यवस्था समते सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। हिमपात के कारण पांगी घाटी में वाहनों की रफ्तार थम गई है। बीते दिन से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कुमार, परमार, सुराल, चसग, हिलुटवान, शुन समेत करयूनी सेरी में 2 फीट तक ताजा हिमपात हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत पेश आई। बर्फबारी की वजह से पांगी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। घाटी के 15 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़ गए हैं। पांगी के पंचायत रेई, थानथल, शौर, कुमार, परमार व प्रेगरा की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बिजली गुल होने के चलते इन पंचायतों के दायरे में आने वाले गांव वालों को अगले कुछ दिनों तक सर्द रातें अंधेरे में काटनी पड़ सकती है। उधर तहसीलदार पांगी शांता कुमार ने बताया कि घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत दी गई है। बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन की व्यवस्था। पांगी घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं 19 पंचायतों के प्रधानों से संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन से आपदा के दौरान हर पंचायत में स्थानीय युवाओं की टीम बनाई हुई है, जो कि गांव में बर्फबारी के कारण आई आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वहीं पांगी से शेष दुनिया का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। मौजूदा समय पांगी से बाहर आने से रास्ते केवल 2 है, जिनमें वाया कुल्लू मनाली लाहुल के राहुली नामक स्थान पर भारी भूस्खलन के चलते बंद पड़ा हुआ है। वहीं वाया जम्मू कश्मीर से भारी बर्फबारी के कारण बंद हुआ है। पांगी के कई गांवों में मंडराया हिमखंड का खतरा। पांगी घाटी के ग्राम पंचायत सेचू के मूर्छ गांव पर एक बार फिर हिमखंड का खतरा मंडराता हुआ है, क्योंकि मूर्छ गांव में 2 बार हिमखंड जैसी आपदा आ चुकी है। वर्ष 2020 में मूर्छ गांव में करीब 6 फीट बर्फ हुई थी। इस दौरान गांव में आए हिमखंड ने 5 परिवारों को बेघर कर दिया था। गांव 12,000 की ऊंचाई पर है। ऐसे में यहां पर अभी तक 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। मूर्छ गांव में करीब 35 परिवार रहते हैं। गांव के पंचायत तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। हालांकि पांगी प्रशासन से गांव की स्थिति जानने के लिए वार्ड सदस्य से संपर्क किया जा रहा है। भारी बारिश बर्फबारी के चलते 2 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद, आदेश जारी। उपमंडल मजिस्ट्रेट कुल्लू ने बर्फबारी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी है। कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी बारिश का दौर जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग शिमला ने 2 फरवरी तक भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सब डिवीजन कुल्लू के विभिन्न हिस्सों से संबंधित विभागों द्वारा कई सड़कों पर और रुकावट की सूचना दी गई है। ऐसी परिस्थितियों में स्टाफ स्कूल, कॉलेज के बच्चों आदि की आवाजाही सुरक्षित नहीं हो सकती है।
और इसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। एडीएम कुल्लू ने सब डिवीजन कुल्लू के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आंगनवाड़ी बंद रहेंगे। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे और 2 फरवरी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इन संस्थानों के प्रमुख सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा का मामला होने के कारण उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हरसर पंचायत में वनरक्षक के साथ मारपीट, वर्दी भी फाड़ डाली, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस थाना जवाली के अधीन पंचायत हरसर में 3 लोगों द्वारा वनरक्षक के साथ मारपीट करने व यूनिफॉर्म को फाड़ने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता वनरक्षक हरसर विवेक शर्मा ने थाना में आकर शिकायत दी है कि 31 जनवरी बुधवार को जवाली में वन मित्र की भर्ती दौड़ में ड्यूटी के लिए गया हुआ था। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अपने आवास हरसर में जा रहा था तो फोन पर सूचना मिली कि कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन पर जेसीबी लगा रखी है। सूचना मिलने पर जैसे ही मैं घटनास्थल पर गया और जेसीबी बंद करने को कहा तो विनोद कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह, संजय कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह व अजय कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह निवासी नागनी, हरसर ने गाली गलौच व मारपीट करनी शुरू कर दी। तीनों लोगों ने यूनिफॉर्म को भी फाड़ डाला। इसके बाद वनरक्षक विवेक शर्मा ने पुलिस थाना जवाली में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इस बारे में मुख्य अरण्यपाल एलवासन विक्रम ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला ध्यान में आया है तथा जल्द ही डीएफओ नूरपुर से रिपोर्ट ली जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी जवाली वीरी सिंह ने बताया कि वनरक्षक विवेक शर्मा की शिकायत पर थाना में विनोद कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह, संजय कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह व अजय कुमार पुत्र सुकर्नैल सिंह निवासी नागनी, हरसर के खिलाफ 353, 332, 506, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा वनरक्षक का मेडिकल करवाया जा रहा है। पौंग झील में इस साल कम आए प्रवासी पक्षी, अब तक 85 प्रजातियों के 85,000 परिंदे पहुँचे। पौंग झील में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार प्रवासी पक्षी कम आए हैं। इस बार 85 प्रजातियों के करीब 85,000 के करीब प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 22,000 प्रवासी पक्षी कम दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष 110 प्रजातियों के 107,000 के करीब प्रवासी पक्षी आए थे। 31 जनवरी को इन प्रवासी पक्षियों की गणना की गई, जिसमें 25 टीमों ने इन पक्षियों की गणना में भाग लिया था। इस बार सबसे अधिक बार हेडेड गीत 37,500 के करीब प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए। उधर वन्य प्राणी विभाग के डीएफओ ने कहा है कि इस बार सभी वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों के आने में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अभी बरसात शुरू हुई है और प्रवासी पक्षी लगातार आ रहे हैं, इसलिए मार्च माह के अंत में हम फिर से इन प्रवासी पक्षियों की गणना करेंगे। नौहराधार में सीजन की पहली बर्फबारी, चूरधार में 1 फुट ताजा हिमपात, क्षेत्र में बढ़ा ठंड का प्रकोप। लंबे समय बाद आखिरकार नौहराधार व हरिपुरधार में गुरुवार सुबह को सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई। बीती रात को इन क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। सुबह करीब 9 बजे से फिर से बर्फबारी शुरू हुई। खबर लिखे जाने तक हरिपुरधार में 2 इंच, नौहराधार के चापधार, कुदोना, जौका बाग में 3 इंच बर्फ दर्ज की गई। वहीं जिला की सबसे ऊंची चोटी चूरधार में मंगलवार से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। चूरधार में इस समय करीब 1 फुट ताजा हिमपात दर्ज हो चुका है। क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का प्रकोप अत्यधिक बढ़ गया है।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।